हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? और सब बढ़िया हो? आप लोगों का स्टडी कैसे चल रहा है? आई होप अच्छे से चल रहे होंगे। तो फाइनली जो है आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स पारा मेडिकल और बीएससी नर्सिंग के हैं तो फटाफट जो है आप लोग जो है लाइव आ जाइए ना। आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है तो सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए। और जितने भी स्टूडेंट्स अब लाइव देख रहे हैं जो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है, उसके बाद जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि बिहार बीएससी नर्सिंग और पारा मेडिकल का जो क्लास जो चलता है आपका, है ना, बायोलॉजी का क्लास जो है 8:30 बजे चलता है। ठीक है, रात में, है ना। ये पीएम का डेट है तो याद रखिएगा कब, तो पीएम में चलता है। ठीक है, और ये 11 बजे एएम में। ठीक है, और ये केमिस्ट्री 4 बजे शाम में चलेगा आपका। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा जल्दी ही, है ना। और ये चलेगा पीएम में, 4 बजे पीएम में। ठीक है, तो आप लोग जो है ये शेड्यूल को याद कर लीजिए। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के, उसको सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को यूनिक क्लासेज, ये हमारा यूट्यूब क्लास चैनल का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारा जो है इंस्टाग्राम जो आईडी है वहाँ भी है ना, यहाँ से जुड़ जाइए। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं यहाँ पे, वहाँ पे अपलोडेड है ऑलरेडी। तो यहाँ इसका भी नाम है यूनिक क्लासेस 620 जो है यूज़र नेम है, तो यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं, ये टाइप कीजिएगा तो हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद डेली क्यूज और एमसीक्यू। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे पारा मेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए है ना एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू होता है डेली प्रैक्टिस सेट। ठीक है, वो जो है प्रीवियस ईयर्स का हमने खुद तैयार किया हुआ है, तो उसी का जो है क्यूज होता है डेली। ठीक है, आपका लिया जाता है, वहाँ वहाँ पे टाइम टेबल भी दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पीडीएफ नोट के लिए भी यहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ और वगैरह वगैरह नोट जो भी जितना भी चीज़ होते हैं ना यहाँ पे आपको अपडेट मिलेंगे। और उसके बाद जो है हमारा जो चैनल है ये, है ना, यूट्यूब चैनल है यूनिक क्लासेज के नाम से, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है, हम लोगों को पता होगा, दी सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, उसका क्या नाम है? क्लास चैप्टर का नाम है दी सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न क्लास को करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और है ना, चलिए आप लोग जो है क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट जो है फटाफट जो है सेशन को शेयर कर दीजिए। क्लास जो आपका होगा दी सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट जो है एक बार है ना सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे, मतलब क्लास आगे बढ़ाएंगे। और सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग देखने वाले हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में, है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे कोशिका किस प्रकार से, है ना, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाता है ना, किस प्रकार से विभाजित करता है। आप लोगों को पता होगा कि, है ना, आप लोगों को बताए थे सेल थ्योरी में, है ना, कोशिका क्या करती है। एक मतलब एक कोशिका है ना, ये अपने आप में ग्रो लाता है ना। उसके बाद 2 डॉटर सेल में ये विभाजित हो जाता है। फिर ये कोशिका क्या करेगा, ये अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएगा, मतलब जो है ग्रोथ करेगा। फिर ये भी 1-2 कोशिका में विभाजित हो जाएगा। फिर ये और ये भी क्या करेगा, एक दूसरे से विभाजित हो जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से ये विभाजित करते रहता है। ठीक है, तो हम उसी कोशिकाओं का है ना बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या कह रहा है, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। ठीक है, कोशिका चक्र या जो भी है किसे कहेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखिए, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच ए पेरेंटल सेल डिवीजन व्हेन ए मदर सेल डिवीजन इनटू टू और मोर अ डॉटर सेल। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, टू और अदर मदर सेल जो है ना डिवाइडेड होता है डॉटर सेल में। ठीक है, टू और मोर सेल डॉटर सेल में भी विभाजित होता है। अभी जो बात आप लोगों को बताए वही बात यहाँ भी है। कहते कोशिकीय घटनाओं का वह अनुक्रम है जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन और अन्य संघटकों का संश्लेषण कर दो या नई कोई संतति कोशिकाओं में क्या करती है, का निर्माण करती है। संतति कोशिका यानी कि डॉटर सेल है ना, उसी को कहा जाता है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। हमने अभी आपको वही चीज़ बताए हैं जहाँ की ये एक जो है ये एक मदर सेल है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने आप में ग्रो लाता है। तो ग्रो मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब है सेल डिवीजन व्हेन ए मदर सेल डिवीजन इनटू टू पार्ट। उससे पहले यहाँ देखिए आपको है ना, यहाँ पे लिखा है जीनोम का द्विगुणन कर, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का गुणन करके, है ना। जीनोम मतलब आप लोगों को पता होगा, जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आप लोगों को पता होगा, जेनेटिक मटेरियल वो होता है आपका डीएनए। ठीक है, और डीएनए को ही खास करके जीनोम भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का और उसके द्विगुणन करके है ना, यानी कि रिप्लिकेशन करके और अन्य संघटकों का संश्लेषण करके। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है, प्रोटीन होती है, आपका जो एटीपी होती है, उन सब का जो है संश्लेषण होता है वहाँ पे, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया का भी गुणन होता है। तो इन सभी चीज़ों का गुणन करके क्या करती है, उसके बाद जो है कोशिका अपने आप में दो या दो से अधिक कोशिकाओं में क्या हो जाती है, फिर से विभाजित हो जाती है। फिर ये कोशिका फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, एक सतत रूप से है ना विभाजित करते जाएंगे। इस तरीके से कोशिका भी सेल में, सेल बायोलॉजी में भी ये पढ़े होंगे आप लोग, साइटोलॉजी में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिए कोशिकीय चक्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उससे पहले हम कुछ जो है टर्म्स लिखा दे रहे हैं आप लोगों को, है ना, वो टर्म्स को याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको एक जो है अथी की ज़रूरत है। ठीक है, पेज की ज़रूरत है, तो पेज कहाँ से ऐड करें, है ना। तो हम यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हम ले लिए पेज। चलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा। आप लोगों को पता होगा, है ना, कोशिका विभाजित करती है, तो है ना। तो चलिए मान लिया जाए कोशिका विभाजित करती है, तो क्या जब मन तब कर लेती है क्या। जब मान लिया जाए यह एक कोशिका है आपके पास, यह एक कोशिका है। ठीक है, तो ये जब मन तब विभाजित कर लेगा क्या, चलो भाई मन हुआ तो चलो विभाजित कर लेते हैं क्या अपने आप को, है ना। दो दो नई कोशिकाएं बना लेती हैं, ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
यह जो होती है, अगर ये जो है अगर विभाजित करना चाहेगा अपने आप में, ठीक है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे है ना कि ये जो होता है आदेशानुसार होता है, ठीक है, कैसा होता है, आदेशानुसार, ठीक है, ये क्या होता है, आदेशानुसार होता है, ठीक है। उसके बाद निश्चित दिशा में होता है, ये सारा टर्म लिखते जाइएगा, निश्चित दिशा में होता है, ठीक है। मान लिया जाए कि कोशिका चक्र हो रहा है, ठीक है, मान लिया जाए यहाँ कैसे समझाएं, तो रुको हम समझा रहे हैं आपको। है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, ये एक चक्र बना दिए, ठीक है, इस तरीके से एक चक्र बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये एक चक्र है। अब लोगों को पता है, मान लिया जाए आपकी कोशिका यहाँ से जो है ना चक्र करना शुरू किया इस तरीके से, है ना, तो इस तरीके से यहाँ आया पहले, उसके बाद जो है यहाँ आया पहले, है ना, यहाँ आया, उसके बाद जो है फिर यहाँ आया ना, एक निश्चित डायरेक्शन में आ रहा है, देखिए ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से निश्चित दिशा में होता है। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ कुछ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ग्रो करके कोशिका चक्र में आधा यहाँ आ गए, फिर से मन चला कि है नहीं चलो अब जो है रिविसिबल हो जाते हैं, मतलब जो है फिर से वापस डायरेक्शन में चलते हैं, इस डायरेक्शन में। कैसा होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा होता है, निश्चित दिशा में होता है, ये जिसको बोलते हैं सीक्वेंशियल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सीक्वेंशियल बोलते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल बोलते हैं, ठीक। उसके बाद अंशिकीय नियंत्रण, अनुवांशिकीय नियंत्रण होता है इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है, अनुवांशिकीय नियंत्रण, अनुवांशिकीय, अच्छा इसमें गलती होगा थोड़ा सा, अनुवांशिकीय नियंत्रण, नियंत्रण, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग जेनेटिकली कंट्रोल, ठीक है, जेनेटिकल कंट्रोल में होता है, जेनेटिकल कंट्रोल, ठीक है, जेनेटिकल कंट्रोल में होता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया में डीएनए खुद भाग नहीं लेता। देखिए जेनेटिकल कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें डीएनए भाग नहीं लेता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें डीएनए भाग नहीं लेता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें दो प्रकार के प्रोटीन भाग लेता है, इसमें जो है भाग लेता है ना, प्रोटीन और एंजाइम भाग लेता है। भाग कौन कौन लेता है ना, प्रोटीन, प्रोटीन एंड एंजाइम भाग लेता है, ठीक है।
आया समझ में, प्रोटीन और एंजाइम भाग लेता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो है 2 प्रकार की प्रोटीन भाग लेती है, ठीक है। प्रोटीन और एंजाइम तो भाग लेती है, इन कितने प्रकार की प्रोटीन भाग लेती है, 2 प्रकार की प्रोटीन भाग लेती है। एक को बोला जाता है साइक्लिन्स और दूसरे को बोला जाता है साइक्लिन्स डिपेंडेंट्स, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं, एक को बोला जाता है साइक्लिन्स प्रोटीन, ठीक है, साइक्लिन्स, एकदम हिंदी में पढ़ाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। साइक्लिन्स प्रोटीन इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। साइक्लिन्स प्रोटीन होता है, ठीक। और दूसरा होता है साइक्लिन्स डिपेंडेंट प्रोटीन, और एक मिनट, साइक्लिन्स एक और होता है साइक्लिन्स डिपेंडेंट प्रोटीन, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन भाग लेते हैं। और देखिए इस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस बोला जाता है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया ना, साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंस काइनेंस बोला जाता है, ठीक है। काइनेसिस, काइनेसिस प्रोटीन होता है वो, ठीक है। ये 2 प्रकार का प्रोटीन भाग लेता है, ठीक है। इतनी सी बात आगे समझ में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, ठीक है। सेल के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, ये आदेशानुसार होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, सीक्वेंशियल होता है, या निश्चित दिशा में होता है, ठीक है। और ये जो है डीएनए इसमें भाग नहीं लेता है, ठीक है, डीएनए भाग नहीं लेता है, लेकिन डीएनए देखिए, डीएनए है ना आरएनए को बोलता है, ठीक है, आरएनए को बोलता है, ओ क्या करूं, सॉरी गाइस, एक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक हो गया। देखिए डीएनए और आरएनए, ठीक है, आरएनए को बोला जाता है, और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये डीएनए खुद भाग नहीं लेता है, डीएनए में आरएनए बनवाता है, आरआरएनए, ठीक है। उसमें भी कौन सा आरआरएनए बनवाता है, आरआरएनए बनवाता है, उसके बाद आरएनए प्रोटीन बनवाता है, ठीक है, प्रोटीन बनवाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। ये जो है कुछ पॉइंट थे नोट करने के लिए, तो हम आपको बता दिए। फाइनली चलते हैं, अब हम जो है कहाँ पे चलते हैं, आपको भी आशा होगा उस चीज़ों का। तो चलते हैं कोशिका चक्र पे, ठीक है। उसके पहले जो है कुछ और पॉइंट लिखना ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहीं पे लिखा दे क्या, चलिए अलग एक ठो पेज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, अलग पेज ही ले लेते हैं हम लोग। चलिए पेज ही ले लिए। देखिए आप लोगों को पता होगा, है ना, कोशिका चक्र जो है ना, मुख्यतः 2 चरणों में होती है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे सेल साइकिल,
2 फेज में होती है ना। चक्र, प्रायः या मुख्यतः भी बोल सकते हैं, प्रायः जो है कितने चरणों में होती है? 2 चरणों में होती है। होती है, या जिस 2 चरण मतलब हो गया 2 फेज। ठीक है, 2 चरणों मतलब हो गया 2 फेज, मतलब ये 2 फेजों में होती है। ठीक है, मुख्यतः 2 चरणों में होती है। ठीक है, अब देखिए ये 2 फेज कौन कौन से हैं आप लोगों को पता होगा। पहले फेज को बोला जाता है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसको तो पता ही होगा, है ना। पहले को बोला जाता है इंटरफेस। ठीक है, पहले को बोला जाता है इंटरफेस। ठीक है, या तो इसको दूसरा नाम एक और भी दिया गया है। ठीक है, इंटरफेस को कुछ और भी नाम से जानते हैं, जिसको बोला जाता है प्रिपरेटरी फेस। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रिपरेटरी फेस बोला जाता है। इंटरफेस को क्या बोला जाता है? प्रिपरेटरी फेस भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ और क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, कोशिकाएं क्या करती है, जो है अपने आप को प्रिपेयर करती है। प्रिपेयर मतलब क्या होता है? तैयार करना। प्रिपेयर मतलब क्या होता है? तैयार करना होता है। ठीक है, और जो है यह जो है सबसे बड़ी जो है फेज होती है। ठीक है, इंटरफेज होती है, बड़ी फेज होती है। प्रवेश चरण भी बोल सकते हैं इसको, हिंदी में प्रवेश चरण ही बोला जाता है। ठीक है, जो हिंदी वाले होंगे लिख लीजिएगा ना, उतना हिंदी ज़्यादा तो उतना हिंदी कौन लिखता है आजकल, बताइए ना। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है आपका, है ना, वो होता है एम फेज। उसको बोला जाता है एम फेज। एक होता है आपका इंटरफेज। ठीक है, दूसरा को बोला जाता है एम फेज। ये देखिए, ये फेज जो होता है आपका बहुत बड़ी फेज होती है आपकी, है ना। इंटरफेज जो होती है, यानी जिसको हम लोग के बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, है ना, ये जो है सबसे बड़ी फेज होती है आपकी, है ना। एम फेज जो होती है सबसे छोटी फेज होती है। ठीक है, लेकिन सारा का सारा श्रेय जो है एम फेज को ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये फेज जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन काम जो होता है ना, मुख्य काम जो होता है सेल डिवीज़न का जो काम होता है एम फेज में ही होता है। इसलिए जो है सारा का सारा श्रेय जो है एम फेज को दिया जाता है। ठीक है, इंटरफेज, अब देखिए एम फेज कहने का मतलब है माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, एम फेज कहने का मतलब है माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, एम फेज कहने से मतलब है माइटोसिस और मियोसिस, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, और इसको बोला जाता है मियोसिस। एक दो चरण होता है इसमें, माइटोसिस होता है और मियोसिस।
मियोसिस जिसको बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, विभाजन लिख दीजिएगा आप लोग, है ना, समसूत्री कोशिका विभाजन इसे बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मियोसिस को बोला जाता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है, ये बोला जाता है। अब देखिए इंटरफेस क्या होता है, सबसे बड़ी फेज होती है, ठीक है, और जो है इससे मुख्यतः जो है इसमें जो है 3 प्रावस्था होता है। ठीक है, इसमें कितनी प्रावस्था होती है, 3 प्रावस्था होती है। एक खुद एक इंटरफेज अवस्था है, इसके अंदर भी जो है 3 प्रावस्था होती है। ठीक है, उसको जानने की कोशिश करते हैं वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, वो होता है आपका जीवन फेज, ठीक, ये हुआ आपका जीवन फेज। उसके बाद होता है G2 फेज, सॉरी G2 नहीं होता, S फेज होता है। ठीक है, इसको ले, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, S फेज। उसके बाद होता है G2 फेज। ठीक है, G2 फेज बोला जाता है। ठीक है, देखिए इंटरफेज क्या बताए थे हम, सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली जो है अवस्था है। उसके बाद उस अवस्था में इंटरफेज की अवस्था में, है ना, 2 प्रावस्था आती है जिसका नाम है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, देखिए इसको गैप 1 फेज भी बोला जाता है, G फॉर गैप, एफ फॉर P फॉर फेज ना, GP लिख सकते हैं। उसके बाद S मतलब होता है सिंथेटिक्स, मतलब होता है संश्लेषण, संश्लेषित चरण, संश्लेषण चरण। ठीक है, और उसके बाद होता है गैप 2। ठीक है, इसमें गैप लेता है ना, बीच के अंतर की दूरी। तो कुछ एनसीईआरटी में, है ना, एनसीईआरटी में कुछ जो है ना, उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि मानव कोशिका की बात करें, है ना, ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं हम। तो ह्यूमन सेल का जो कोशिका विभाजन की समय है जो है 4 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स, जिसमें जो है इंटरफेज जो समय लेता है वो आपका 23 घंटा लेता है। 23 आवर कौन ले लेता है, इंटरफेज ले लेता है। ठीक है, इंटरफेज ले लेता है, बाकी बात बचा कितना, 1 आवर। और ये आवर जो है लेता है आपका एम फेज लेता है। ठीक है, ये लेता है आपका एम फेज। उसी तरीके से ईस्ट की बात करें ना, ईस्ट की, ईस्ट सेल की बात कर रहे हैं हम। तो ईस्ट सेल में क्या होती है, तो यह जो है कितनी, यह तो आप लोगों को पता होगा कि यह 90 मिनट में विभाजित करती है अपने आप को। ठीक है, 90 मिनट में, जिसमें 85 मिनट जो है, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। ठीक है, 85 मिनट जो है समय ले लेता है आपका, 85 मिनट जो समय ले लेता है आपका इंटरफेस लेता है, और 5% जो है समय लेता है आपका एम फेज। ठीक है, तो
सबसे गैप ज़्यादा कौन समय लेता है, कौन सी अवस्था लेती है, तो आप लोगों को पता होगा वह होता है इंटरफेज, यानी कि प्रथम चरण, यानी कि प्रवेश चरण भी इसको बोला जाता है। उसके बाद सबसे कम समय कौन लेता है, एम फेज लेता है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा एक पॉइंट और, ये देखिए माइटोसिस जो है हमारी कोशिकाओं में होती है। ठीक है, ह्यूमन सेल की कोशिकाओं में जो है समसूत्री कोशिका विभाजन होती है, लेकिन ह्यूमन में ही बात कर लेते हैं, ओवम सेल और स्पर्म सेल में, उसमें जो है म्यूसेस होता है। ठीक है, म्यूसिस होता है। ठीक है, उसमें क्या होती है, म्यूसिस होती है। और बाकी बात जो है जैसे कि त्वचा उचा का जो भी होता है, कटा फिटा जो होता है वो जो है भर जाता है, कौन सी कोशिका विभाजन द्वारा, जो हो जाता है माइटोसिस के द्वारा, यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा ये संपन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए फाइनली चलते हैं हम लोग जो है, अब चलते हैं कोशिका विभाजन जो है कोशिका चक्र पे चलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो सेल है कहाँ पे है, जहाँ पे गो लिखा है ना, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ आपका सेल यहाँ पे है। ठीक है, एक मिनट रुक दीजिए आप लोग। थोड़ा सा इसको अच्छा कर लेते हैं। चलिए हो गया। अभी हम अपने आप लोगों को बताएं, मान लीजिए आपका सेल कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आपका क्या है, सेल है, जिसको आपको क्या करना है, डिवीजन करवाना है, यानी कि विभाजित करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका सेल है, तो वो ये रास्ते से, जैसे गो लिखा है ना, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा आपका गो के पास से, इस तरीके से, इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस रास्ते से आएगा, ऐसे होते हुए होते हुए होते हुए जो है इस रास्ते से ऐसे करके जाएगा। ठीक है, जाएगा मतलब क्या, चक्रण होगा, इसका काम का जो है चक्र वो होगा। ठीक है, तो आप लोगों को बताए थे पहला जो चरण होता है जिसको बोलते हैं आप लोग G1 फेज, ना जिसको पूरा में हम लोग बोल सकते हैं गैप 1 फेज। इसको क्या बोलते हैं, गैप 1 फेज बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोले जाते हैं हम लोग सिंथेटिक फेज। इसको एस फेज को क्या बोला जाता है, सिंथेटिक फेज बोला जाता है। ठीक है, सिंथेटिक फेज बोला जाता है। ठीक, एस परसेंट। और इसको बोला जाता है गैप 2 फेज, गैप 2, गैप 2। ठीक है, और यहाँ हो गया आपका एम फेज। एम फेज में आपका मियोसिस हो जाए या माइटोसिस हो जाए। ठीक है, उससे पहले जो है इतना सारा काम करना पड़ेगा कोशिकाओं को। ठीक है, तो देखिए गैप 1 में जो मान लिया जाए कोशिका अभी यहाँ है, ध्यान दीजिएगा कोशिका भी कहाँ है, यहाँ है। तो देखिए गैप 1 में अब जो है कोशिकाओं को क्या क्या करना पड़ता है, जहाँ पे बोलते हैं ना GO गो, मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा कोशिका। ठीक है, यहाँ से कोशिका चलना प्रारंभ करेगा। तो यहाँ देखिए लिखा, सीधे लिखा गया है ग्रो, सेल ग्रो, मतलब यहाँ पे कोशिका क्या करेगी, अपने आप में वृद्धि करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, कोशिका अपने आप में वृद्धि करेंगे। ग्रो मतलब तो वही होता है ना, वृद्धि करना।
तो यहाँ पे कोशिका क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे अपने आप में, ठीक है। इसे गैप वन फेज भी बोला जाता है, ठीक है, बता ही दिए। इस है ना, यह जो है इंटरफेज का सबसे ज़्यादा समय लेने वाली अवस्था है, पर अवस्था होगा, अवस्था नहीं, या इंटरफेज की समय लेने वाली कोशिका, सॉरी कोशिका नहीं, लेने वाली प्रावस्था है, ठीक है। किसी बात आ गया समझ में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, है ना, कोशिका के विभाजन में यानी कोशिकीय चक्र में जो है कौन सी प्रावस्था सबसे ज़्यादा समय लेता है, G1 फेज या S फेज, G2 फेज, या इनमें से सभी थे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए G1 फेज, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो है कोशिकीय अंगों का है ना संश्लेषण होता है, जो है डुप्लीकेशन होता है, कोशिकीय अंगकों का जो है प्रतिरूप होता है। लिख दे हैं, ये पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है, ये पहला पॉइंट आपका होगा। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, कोशिकीय अंगकों का प्रतिरूप होता है, कोशिकीय अंगों का प्रतिरूपण होता है, का प्रतिरूपण, प्रतिरूप मतलब जानते हैं ना, ठीक है। कोशिकीय अंगों का प्रतिरूपण मतलब कहने का मतलब है इसमें जो भी देखिए और भी चीज़ें जो है ना, जैसे प्रोटीन हो गया, अदर पार्ट जो भी है, मतलब जो है कोशिका का अदर पार्ट जो है इसमें क्या होता है, बन रहा होता है, अंतःपर्दीय जालिका हो गया आपका, है ना, ये सब जो है यहाँ पे बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे नहीं बनता, हरित लवक यहाँ पे नहीं बनता है ना, लेकिन और भी चीज़ें जो है ना बनता है। तो यहाँ पे क्या होती है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म की आकार बढ़ती है ना, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। जाहिर सी बात है, जब हर एक चीज़ का दुगुना बनेगा ना, पहले एक ही था अब दुगुना हो रहा है, क्योंकि कोशिका का विभाजन होगा, तो घर के विभाजन समय में क्या करता है, बराबर बराबर सब चीज़ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, जरूर बढ़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से कोशिकाओं में अब विभाजन होगा, तो प्रत्येक चीज़ों का क्या करना पड़ता है, डुप्लीकेशन करना पड़ता है, दो भागों में बांटना पड़ता है। तो उसके लिए तो जो है सारा चीज़ भी दुगुना करना पड़ेगा। तो वही कहा जाता है कोशिका के अंगों का क्या होता है, प्रतिरूपण होता है, ठीक है। उसके बाद है ना, इसलिए जो है कोशिका द्रव्य का आकार, कोशिका द्रव्य का जो है आकार, साइटोप्लाज्म का साइज, ठीक है, क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद जो है देखिए अन्य क्रिया भी तो होता रहेगा ना यहाँ, देखिए अन्य क्रिया होने के लिए जो है एटीपी बनता है यहाँ पे, एनर्जी के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, तो एटीपी का निर्माण होता है, निर्माण होता है।
ठीक है, यहाँ पे एटीपी का भी क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसा समझ में। सबसे बड़ी जो है सेल कौन सी है, सॉरी सबसे बड़ी जो है फेज कौन सी है, वो आपका G1 फेज है। ठीक है, G2 नहीं, G1 फेज है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा समय जो है कौन लेता है दोनों फेज में, मान लिया जाए एम फेज और इंटर फेज में सबसे ज़्यादा समय जो कौन लेता है, इंटर फेज लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ प्रोटीन और RNA का संश्लेषण होता है। प्रोटीन एंड RNA, उसमें भी RNA का क्या होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी किसकी, ये हो गया G1 फेज में इतना सारा काम होता है। ठीक है, ये G1 फेज में इतना सारा काम होता है। ठीक है, इसमें जो है इंटरफेज, इसको इंटरफेज बोला जाता है। ठीक है, सॉरी इंटरफेज नहीं, यह इंटरफेज की सबसे बड़ी जो है ना, सबसे ज़्यादा समय लेने वाली प्रावस्था है। और उसके बाद जो है कोशिका अंगों को है ना यह इसमें प्रतिरूपण होता है। उसके बाद बताइए इसमें कोशिका द्रव्य की आकार बढ़ जाती है, एटीपी का निर्माण होता है, और प्रोटीन और RNA का भी संश्लेषण इसमें होते रहता है। ठीक है, मतलब पूरी कोशिका में जो है विभाजन के समय जो है सिर्फ G1 के लिए ही नहीं, एस फेज के लिए, G2 फेज के लिए भी कोशिका अगर प्रवेश करेगी तो है ना, तो उस टाइम भी है ना प्रोटीन और RNA का संश्लेषण और एटीपी का संश्लेषण होता रहेगा रिक्वायर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाए। ये तो था हमारा G1 फेज, है ना। आप पढ़ेंगे हम लोग एस फेज के बारे में, है ना। एस फेज में क्या सब होता है, चलिए एस फेज के बारे में जान लेते हैं। देखिए हम बताए थे कोशिका यहाँ है, तो सेल ग्रो कर रहा है ना, आपको बताए, है ना, ग्रो कर रहा है तो क्या हुआ, उसके बाद जो है ग्रो किया तो कोशिका का साइटोप्लाज्म का तो आकार बढ़ गया, है ना। यहाँ पे समझिए, ये आपका हुआ सेल, ये हुआ न्यूक्लियस, यहाँ जितना भी सामान था वगैरह वगैरह सबका आप लोगों ने क्या किया, डुप्लीकेशन किया तो इसका आकार बढ़ गया, है ना। साइटोप्लाज्म का तो आकार बढ़ गया, लेकिन 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 ये बीच में जो केंद्रक, इसका आकार बढ़ा है क्या, नहीं बढ़ा है, क्योंकि उसमें जितना भी मटेरियल है सिर्फ उतना ही है जितना था। क्योंकि अभी हमने कहाँ कर रहे थे, तो साइटोप्लाज्म के अंदर की चीज़ों को इंक्रीज कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, लेकिन इन केंद्रक के अंदर की चीज़ों को बढ़ाए क्या, नहीं बढ़ाए। तो इससे क्या होगा, इससे होगा यही कि एक संतुलन के बारे में बताए थे, साइटोकाइनेसिस काइनेसिस इंडेक्स के बारे में ऐसे कुछ बताए थे आप लोगों को, साइटोकाइनेसिस इंडेक्स के बारे में बताए थे शायद, है ना। क्या होता है, इसके थ्रू है ना कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच का संतुलन बना रहता है। ठीक है, वो थ्योरी दिया था, समीकरण दिया था, है ना, एक वैज्ञानिक ने। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज होने से इन दोनों का जो है, इन दोनों का मतलब किसका किसका, केंद्रक और आपका ये जो भाई है कोशिका द्रव्य, इन दोनों का क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। क्योंकि केंद्रक का जो है ना लेवल वही था, लेकिन साइटोप्लाज्म का तो बढ़ गया, इसलिए क्या होता है, दोनों का संतुलन
आपस में आयतन का संतुलन जो है बिगड़ जाता है। तो अब क्या करें, तो अब क्या करना है कि केंद्रक की चीज़ों को भी ग्रो करवाना है ना। अब यहाँ ग्रो नहीं होगा बाबू, यहाँ संश्लेषण होगा। ठीक है, इसलिए एस फेज को बोला जाता है सिंथेटिक फेज। एस और लिखिए ना, एस फेज को बोला जाता है सिंथेटिक फेज बोला जाता है। ठीक है, अगर इतनी सी बात समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़े। एस फेज को क्या बोला जाता है, सिंथेटिक फेज बोला जाता है, यानी कि संश्लेषण की चरण बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे संश्लेषण होता है। ठीक है, अब देखिए संश्लेषण किसका किसका होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे पहला पॉइंट में लिखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रीएप्लिकेशन होता है। डीएनए रीएप्लिकेशन पढ़े होंगे आप लोग, डीएनए रीएप्लिकेशन के बारे में 12th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, शायद डीएनए रीएप्लिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ का संश्लेषण होता है। यहाँ पे होता है हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन होता है ना, रीएप्लिकेशन ना, रीएप्लिकेशन होता है। उसके बाद जो है हिस्टोन प्रोटीन ना, हिस्टोन प्रोटीन जो ना का डुप्लीकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन होता है, वह मतलब बनता है। उसके बाद ना सेंट्रियोल सेंट्रियोल का भी संश्लेषण अथी जो है डुप्लीकेशन होता है, सॉरी सेंट्रियोल का भी क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है ना। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का रिप्लीकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है इस फेज में, है ना। ठीक, आए बात समझ में, इतना सारा काम होता है एस फेज में। ठीक है, इतना ही सिर्फ काम होता है किसमें, एस फेज में। डीएनए रिप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन, है ना। उसके बाद जो है जेनेट सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को पता होगा शायद इस चीज़ों के बारे में। कोशिका यहाँ से ग्रो करता हुआ है जो है यहाँ आया सिंथेटिक फेज में। सिंथेटिक फेज में जाने से, है ना, सिंथेटिक फेज में प्रवेश करेगा तो यहाँ पे ये जो आपकी अवस्था दिख रही है इसको बोला जाता है मेजर चेक पॉइंट। ठीक है, सॉरी, इस जगह को बोला जाता है, इस जगह को बोला जाता है मेजर चेक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे चेक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, चेक होता है कि ठीक ठाक से जीवन फेज ने सही सही सारा काम किया या नहीं किया, सही सही से साइटोप्लाज्म को इंक्रीज किया या नहीं किया। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है मेजर चेक पॉइंट। सबसे पहले चेक जो है यहीं पे होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मेजर चेक पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा इस जगह को क्या बोला जाता है ना। देखिए एस फेज और जी1 फेज के बीच की अवस्था को बोला जाता है, एक पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है मेजर चेक पॉइंट। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से ग्रो करता हुआ जो है एस फेज से आगे बढ़ेगा कोशिका, है ना। तो कहाँ जाएगा, अब किस में प्रवेश करेगा, सिंथेटिक स्पेस से सीधे प्रवेश करेगा ये जो है G2 फेज में, है ना। तो पूछेगा आगे जाने से पहले पूछेगा, अरे भाई देखो अब G2 1 में जा रहा है ना, गैप 2 में जा रहा है, तो सिंथेटिक फेज में क्या सब हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, हिस्टोन प्रोटीन अच्छा बनाया कि नहीं बनाया। अब एस फेज क्या कहेगा, हाँ भाई बहुत सब चीज काम तो हमने अच्छा से कर दिया है, ठीक है, बाकी बात अपने हिसाब से देख लो क्या गलत है क्या सही है, नहीं। सिंथेटिक फेज का तो वही काम ना, संश्लेषण करना, किस मतलब डुप्लीकेशन करना, हर एक चीज का क्या करता है, डुप्लीकेट करता है। डीएनए का भी डुप्लीकेट करा है, हिस्टोन प्रोटीन सेंट्रियल का भी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। तो क्या एस फेज में जाने से पहले, है ना, चेक होगा, जी G2 फेज में जाने से पहले ना, इससे पूछेगा, सॉरी G2 फेज में जाने से पहले नहीं, एस फेज में, है ना, अच्छा से सभी चीज का, है ना, कॉपी मारा कि नहीं मारा, नहीं, पता चले डीएनए डीएनए का, है ना, अच्छा से कॉपी नहीं मारा, ये जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, आप लोगों को पता है ना। तो पता चला कि किसी का हाथ ही छूट गया, किसी का आँख ही छूट गया, है ना, किसी का जो है होंठ ही छूट गया, तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएंगे, नहीं गड़बड़ हो जाएंगे, जेनेटिक मटेरियल होता है इसी के पास। तो डीएनए के पास, डीएनए खुद एक जेनेटिक मटेरियल है, ये, है ना, गुण ले जाता है। तो बताइए, है ना, ये अगर गड़बड़ बन जाए तो आगे चल कर के क्या होगा, आगे आने वाला संतान जो होगा क्या होगा, कोशिका में जो होगा क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मान लीजिए अच्छा से ये जो है चेक नहीं करेगा, है ना, चेक अच्छा से नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, हो सकता है ये ज़्यादा गुणन करने लगे और जो है कैंसर उत्पन्न कर दे, बीमारियां जिसको म्यूटेशन कहा जाता है, इसकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, म्यूटेशन, म्यूटेशन हो जाए तब, इसलिए चेक होना जरूरी होता है। तो अब आ जाते हैं आप लोग के सामने, हम लोग है ना G2 फेज पे, ठीक है, अगले पेज पे देखते हैं G2 फेज को हम लोग। G2 फेज बहुत ही अच्छा जगह है। देखिए G2 फेज है ना, इसको बोला जाता है प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, बहुत ही अच्छा जो है यहाँ टर्म दिया है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। अब माइटोसिस हो या मियोसिस हो, उसे मतलब तो नहीं है, लेकिन डिवीजन के लिए यहाँ पर लिख दो डिवीजन, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, यहाँ पे है ना पूर्णतः जो है डिवीजन के लिए आप जो है प्रिपरेशन करेगा अपने आप को, ठीक है। अब देखिए G2 फेज में क्या जरूरत होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन होता है। G2 फेज में क्या होता है, यहाँ पे लिखिएगा, G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा, अच्छा अक्षर नहीं बज रहा, सॉरी।
उसके बाद जो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ना, आप लोगों को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को, है ना, सेमी ऑटोनोमल ऑर्गेनल कहा जाता है, ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस, है ना, ऑर्गेनली कहा जाता है, क्योंकि ये इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और खुद का राइबोसोम होता है, ताकि ये क्या कर सके, प्रोटीन बना सके। तो मतलब खुद से ये ख्याल रख सकता है। तो थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होता है केंद्रक पे, और खुद से पे डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए इस पे, है ना, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास खुद का क्या होता है, राइबोसोम और जो है डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल खुद का होता है, ठीक है। उसके बाद गोल्जी बॉडी का डुप्लीकेशन होता है, यहाँ पे देखिएगा, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। गोल्गी बॉडी का डुप्लीकेशन होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है यहाँ पे। इंग्लिश में लिख देते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है यहाँ पे। लिखिए, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, G2 फेज में किस प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। इतने सी बात आ गई समझ में। अब देखिए, ये जो है प्रिपरेशन कर लिया, पूरा का पूरा चीज बन गया, है ना, पूरा का पूरा चीज तैयार हो गया, किसके लिए, कुछ इस हर एक चीज का जो है डुप्लीकेशन हो गया, आप लिखे डीएनए का हो गया, गोल्गी बॉडी का हो गया, है ना, जो उसके बाद जो है यहाँ स्टोन प्रोटीन वगैरह वगैरह सब का जो है संश्लेषण हो गया है आपका ना। अब किस में प्रवेश करेगा, सेल डिवीजन में, है ना। जो है यहाँ पे खुद एक बार जो है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ पे खुद एक बार जो है चेक होगा, यहाँ पे डिवीजन के लिए जाने से पहले क्या होगा, एक बार जो है ना, खुद ब खुद जो है एक बार जो है चेक होगा। तो इसको बोला जाए सेकेंडरी चेक पॉइंट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी चेक पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। तो आज जो हम लोग ने, है ना, इंटरफेज को कवर कर लिए हैं ना, G1 फेज पर लिए हैं, एस फेज पर लिए, G2 फेज पर लिया है, सारा का सारा चीज़ है ना इम्पोर्टेंट है। तो है ना, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा दिया जाए ना, माइटोकॉन्ड्रिया का संश्लेषण जो होता है किस फेज में होता है, तो इंटरफेज के किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो आप लोगों को बताना है एस फेज में होता है, सॉरी एस फेज में नहीं, G2 फेज में होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ होता है, G2 फेज में। ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण G2 फेज में, गोल्गी बॉडी का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, G2 फेज में होता है, ठीक है। इतनी सी बात आ गया समझ में। आज की क्लास में इतना ही। उसके बाद जो है आज कल जो हम लोग जो है आगे क्लास को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद है सेल डिवीजन को देखेंगे कल, जो है माइटोसिस मियोसिस क्या होता है। कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, उसकी में जानेंगे माइटोसिस, टोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे।
ना आप लोगों को नहीं पता होगा तो यह कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होता है, तो सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास को नहीं छोड़िएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखिए यहाँ पे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।